हमारा जो नया टॉपिक है वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। जब हम लैंड की बात करें तो अर्थ सरफेस का जो सॉलिड पार्ट है उसको लैंड कहा जाता है, या फिर जो फर्टाइल कोई भी एक सोयल है, सोयल का पर्टिकुलर टाइप है, वो हमारा लैंड या भूमि कहलाता है। कैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी है किसी भी कार्य को करने की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की हो सकती है। पोटेंशियलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, अक्षमता बोल सकते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरीज में डिवाइड करना, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइडियाज़ को डिफ्रेंशिएट करना, रिकग्नाइज करना या अंडरस्टूड करना। तो जो हमारा नया टॉपिक है ये, इसके अंतर्गत हम कंसेप्ट ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संकल्पना क्या है, या फिर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या आवश्यकता है इसकी, नीड ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, और इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं। जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो कितनी क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या है, किसे कहते हैं? तो लैंड जो कैपेबिलिटी है, लैंड कैपेबिलिटी के अंतर्गत भूमि की जो फिजिकल या भौतिक अक्षमता है, कैपेसिटी है, वो आती है, उसको हम शामिल करते हैं। और भूमि की अक्षमता को बढ़ाना है, उसका प्रबंधन करना है, भूमि का उपयोग करना है, और उसके साथ में हमने भूमि, वायु और जो जल संसाधन है उनका डिप्लीशन नहीं करना है, उनको ख़त्म नहीं करना है। वो हमारा क्या कहलाएगा? लैंड कैपेबिलिटी कहलाएगा। जब हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक यूज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, आर्थिक उपयोग के लिए। और आर्थिक उपयोग किसका करेंगे? हम मिट्टी का करेंगे। तो मिट्टी का जो आर्थिक उपयोग है वो किस रूप में किया जा रहा है? जैसे एग्रीकल्चर है, क्रॉपिंग या जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, तो उसके रूप में किया जा रहा है। ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये दो वर्गीकरण पर आधारित है। एक यूएसडीए के क्लासिफिकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इंडियन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो दोनों का लगभग सेम वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत जलवायु, स्थलाकृति, सतह के जल की निकासी, वनस्पति आवरण और प्राकृतिक खतरों को ध्यान में रखकर मिट्टी के उपयोग के बारे में बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि मिट्टी के उपयोग में कितनी क्या, किस प्रकार की सीमाएं हैं, कि कैसे हम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक परिभाषा है स्टॉलिंग्स के अनुसार 1957 में दी गई थी कि भूमि अक्षमता वर्गीकरण मिट्टी की अक्षमता और सीमाओं के अनुसार मिट्टी की व्याख्या, समूहीकरण और ग्रेडिंग के लिए एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है, जिसमें हम मिट्टी की व्याख्या करते हैं, उसका ग्रेडिंग करते हैं, उसका ग्रुपिंग करते हैं, और यह मृदा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कारकों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। मतलब क्लियर है, स्पष्ट है कि सोयल कंजर्वेशन भी करना है और सोयल का यूज भी करना है, वो हमारा लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है वो लैंड की प्रोडक्टिविटी के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड के लिए, भूमि के संरक्षण के लिए लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। भूमि का संरक्षण किस प्रकार से, कि कोई भी जो फसल है वो किस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा ग्रो करेगी, और वाटर अवेलेबिलिटी कितनी चाहिए या जल की उपलब्धता कितनी हो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो अगर ये पता लग जाए तो अलग अलग भूमि पर अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं और उनका ग्रोथ किया जा सकता है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व किया जा सकता है, उसका कंजर्वेशन किया जा सकता है। भूमि की जब हम बात करें तो एग्रीकल्चर में, चरागाह में और फॉरेस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है। और वाटरशेड प्रोग्राम जितने भी हैं उन सभी के लिए लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एक आधार है। जब हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो किस पर आधारित है? वो है भूमि से संबंधित कोई भी समस्या है तो भूमि से संबंधित समस्या की डिग्री क्या है या जो परिमाण है वो कितना है, कितनी बड़ी समस्या है, तो वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन दूर करता है। जब हम क्राइटेरिया की बात करें या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 फैक्टर्स हैं, 3 क्राइटेरिया के आधार पर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें पहला आएगा सोयल प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंतर्गत सोयल का टेक्सचर कैसा है, सोयल की डेप्थ क्या है, परमेबिलिटी या फिर जो इंटरनल ड्रेनेज है वो कैसा है, आंतरिक जो अपवाह है वो कैसा है, जो मिट्टी में पानी आसानी से नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, सोयल सैलिनिटी, सोयल एल्कलिनिटी, लवणता और जो अक्सारियता है, और जो टॉक्सिटी है, तो ये सोयल प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती है।
एक और है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करें तो वाटर लॉगिंग है, स्लोप है, ढाल है और इरोजन है, अपरदन है। तो ये कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को। जब हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें रेनफॉल है, वर्षा, तापमान और विंड वेलोसिटी, जो हवा की जो गति है वो हमारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को प्रभावित करने वाले। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कैपेबिलिटी क्लास, सेकेंड वन इज कैपेबिलिटी सब क्लासेस एंड थर्ड वन इज कैपेबिलिटी यूनिट। तो क्लास, सब क्लास और यूनिट में क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया जाता है। जब हम कैपेबिलिटी क्लास की बात करते हैं तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक वो भूमि जो कल्टिवेबल है, जो कृषि योग्य है, एक वो भूमि जो कृषि योग्य नहीं है। तो दो पार्ट है, अरेबल एंड नॉन अरेबल लैंड। तो जो हमारी अरेबल लैंड है वो क्रॉप फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर हम कहें कि जो भूमि है फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पर, जो मिट्टी है उसको लगातार हम फसलें उगाते रहते हैं। और जो नॉन अरेबल लैंड है वो हमारे फॉरेस्ट और प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिवाइडेड land capability classes into 8 types. The first 4 types are related to arable or cultivable land. The other 4 classes are related to non-arable or non-cultivable land. तो अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली क्लास है उसके अंतर्गत डार्क ग्रीन भूमि आती है या मिट्टी आती है। ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे रखी है, जैसे फर्टाइल सॉइल है, जो डेप्थ है वो ज़्यादा है और सभी प्रकार की एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पर इरोजन बहुत ही कम होता है, वेटनेस बहुत कम है और सैलिनिटी भी बहुत ही कम है। जब हम सेकंड क्लास की बात करें तो पेल ग्रीन या फिर जो पीला और हरा कलर है वो सेकंड क्लास के अंतर्गत आता है, जिसमें मॉडरेट सॉइल डेप्थ है, लाइट हैवी टेक्सचर होता है मिट्टी का, जेंटल स्लोप है, मॉडरेट सॉइल फर्टिलिटी है, मतलब मध्यम। जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो फर्टिलिटी है या उपजाऊ शक्ति है वो लगातार कम होती जाएगी। तीसरी जो कैटेगरी है वो येलो कलर से रिलेटेड है, येलो कलर, जिसमें कंजर्वेशन मेजर्स किए जाते हैं, संरक्षण किया जाता है मिट्टी का, उसमें कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग। तो ये कुछ रिकमेंडेड सॉल्यूशंस हैं जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए, लैंड कंजर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सुटेबल फॉर प्लांट्स, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको लगाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है तीसरी क्लास। जो फोर्थ क्लास है वो पिंक कलर के द्वारा डिनोट की गई है और ये केवल लिमिटेड कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है, या फिर हम कहें कि यहाँ पर अनफेवरेबल सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, स्लोप, इरोजन, डेप्थ, ड्रेनेज, एडवर्स क्लाइमेट पाई जाती है। तो ये यहाँ पर अगर कोई भी कार्य करना है तो इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स हैं उनसे रिकमेंड लेकर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारी जो पांचवी है वो ब्लू कलर में है। अब ये नॉन अरेबल लैंड या नॉन कल्टीवेबल जो लैंड है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम और हजार्ड क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो जो नेक्स्ट वो हमारी ऑरेंज कलर से डिनोट की गई है। यहाँ पर भी जो ये भूमि है वो हॉर्टिकल्चर जैसी जो फसलें, बागवानी फसलें जैसे मैंगो है, कॉफ़ी है, अमरूद है, काजू है, तो इनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ पर जो ग्रेजिंग है ये रेगुलेट की जाती है प्लांट कवर को प्रिजर्व करने के लिए। क्लास 7 इज डिनोटेड बाय रेड कलर। सिवियर लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हम ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर पथरीली भूमि है, दलदली भूमि है, स्टीप स्लोप पाया जाता है, रफ भूमि है, स्टोनी भूमि है, जो इरोजन है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर के साथ साथ जो फॉरेस्ट लैंड है या फिर जो वुडलैंड है उसके लिए भी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। जो 8वां भाग है, 8वीं क्लास है, वो पर्पल और वॉयलेट कलर से डिनोट की जाती है। वेरी रफ, नॉट सुटेबल फॉर वुडलैंड एंड ग्रेजिंग ऑल्सो। ना तो एग्रीकल्चर के लिए और न ही वुडलैंड और ग्रेजिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सब क्लासेस का है। जब हम सब क्लासेस की बात करते हैं तो सब क्लासेस पार्ट हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लास है उसका। और ये जो 4 प्रकार के हजार्ड को डिनोट करते हैं, जिसमें EWSC, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जिनके द्वारा जो हजार्ड है उनको प्रदर्शित किया जाता है। E फॉर इरोजन, अपरदन,
वाटर लॉगिंग, सोयल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हजार्ड है, और क्लाइमेट रिलेटेड या जलवायु संबंधित कोई भी हजार्ड है, वो लैंड कैपेबिलिटी सब क्लासेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कैपेबिलिटी यूनिट की हम जब बात करते हैं तो कैपेबिलिटी यूनिट सब डिवीज़न है कैपेबिलिटी सब क्लासेस का, जैसे कैपेबिलिटी सब क्लासेस का एक पार्ट है। तो जो कैपेबिलिटी यूनिट है उसके अंतर्गत मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे जो क्लास थर्ड है वहाँ पर सोयल्स है सीवियर लिमिटेशन दैट रिड्यूस द चॉइस ऑफ प्लांट्स रिक्वायर स्पेशल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और बहुत। तो एक यूनिट के हिसाब से जो लैंड है, जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसको कंजर्व किया जाता है, उसका मतलब सही प्रकार से उसका यूज करके या उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल के उसको दोबारा फर्टाइल किया जाता है। तो जो हमारी कैपेबिलिटी यूनिट है वो हमारी कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है। एक प्रकार की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम कैपेबिलिटी यूनिट के लिए यूज कर सकते हैं। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस को दर्शाया गया है, लैंड यूज के बारे में बताया गया है, और 8 क्लासेस के बारे में दिखाया गया है कि कौन सी क्लास कौन से लैंड यूज के अंतर्गत आती है, कि भूमि का उपयोग कहाँ पर किस प्रकार से किस क्लास में किया जाता है। जब हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की, तो जो हमारी भूमि है जिसको रिक्लेमेशन की ज़रूरत है या फिर जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कुछ प्रोविजंस हैं जिसके द्वारा जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे इकोनॉमिकली फिजिबल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट हैं, करेक्टिव मेजर्स के द्वारा, इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, अपवाह को इंस्टॉल करके, बाढ़ से संबंधित जो स्ट्रक्चर है उनको कंस्ट्रक्ट करके उनका निर्माण करके, और जो गलीज हैं लार्ज स्केल पर उनको कंट्रोल करके जो सोइल इरोजन है उसको रोका जा सकता है। ऐसे ही यदि हम जो टॉप क्लास की सोइल्स हैं या टॉप क्लास की लैंड है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो पोरल क्लास के अंतर्गत भी शामिल हो सकती है। मतलब जो भूमि है जिसमें प्रोडक्टिविटी आज ज़्यादा है वो प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो सकती है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो। थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखो अपना सभी। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।